नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी सार संग्रह में ऑनलाइनर के माध्यम से सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी ये किताब मार्केट में वैसे भी काफ़ी पॉपुलर है और इस किताब को मैं आपके लिए पूरी तरह से चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज करा रहा हूँ, जिसमें मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट चुना है, जिसका एपिसोड ये तीसरा है। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, खास करके बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4, 17वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, इंटर और स्नातक स्तरीय, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीपीओ, कोई भी एग्जाम इन्होंने लिखा भी है कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। जीएस का सेगमेंट आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो मैं आपकी मदद करता हूँ और करता रहूँगा आगे भी। बस आपको हमें एक सपोर्ट करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें, स्टेटस लगा दें, ताकि हमारी भी कुछ मदद हो जाए आपके द्वारा। बाकी ये पूरा फ्री है, निःशुल्क है। इसकी पूरी तरह से ये किताब मैं आपको यहाँ करवा दूंगा पूरी सीरीज में। अभी मॉडर्न हिस्ट्री का ये तीसरा एपिसोड है, ऑलरेडी 1 और 2 करा चुका हूँ और ये आधुनिक भारत का सबसे लास्ट एपिसोड होगा, तीसरा, और आधुनिक भारत खत्म हो जाएगा। फिर मिडाइवल और एंशिएंट करेंगे, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, विविध, हर सेगमेंट को कवर करेंगे। ये पूरी किताब कवर करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि ये सारा वीडियो बिना सर्च किए आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो ये थी इंट्रो। चलिए अब बात करते हैं एपिसोड तीसरे की और अपने चैप्टर के सेगमेंट की। तो चैप्टर नंबर 1 से लेके 19 तक मैंने करा दिए। आज ये तीसरे एपिसोड में हम चैप्टर नंबर 20 को स्टार्ट करते हैं, महात्मा गांधी एवं उनका प्रारंभिक आंदोलन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक भारत में महात्मा गांधी नहीं होते तो भारत का इतिहास का एक अलग ही दृष्टिकोण होता है दोस्त। बिना महात्मा गांधी के आधुनिक भारत सूना हो जाता, अधूरा हो जाता। तो चलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एक बार नमन करते हुए इनका परिचय देख लेते हैं फटाफट ऑनलाइनर में। नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। मुझे पता है कि आपको ये फैक्ट नहीं याद रहते हैं, लेकिन दोस्त किसी भी चीज़ को बार बार करने से आपको चीज़ें समझ आने लगेगी। हिस्ट्री मतलब स्टोरी यानी कहानी, और कहानी समझनी पड़ती है। गांधी जी को समझने में, गांधी जी के बारे में जानने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको याद हो जाएगी, या फिर इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। काफ़ी हेल्पफुल है किसी भी परीक्षा के लिए। चलिए, जन्म स्थान कहाँ है? पोरबंदर, गुजरात में। विवाह 1883 में कस्तूरबा गांधी के हुआ। पुत्र हुए 3, 4, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। ठीक है, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। राजनीतिक गुरु हुए गोपाल कृष्ण गोखले। कई बार एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। प्रमुख शिष्य कौन है? इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। कई लोग कहते हैं गांधी जी का इनके साथ कुछ ऐसा संबंध रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है। हम सब, आप सब, अपने गिरेबान में भी लोग को झांक के देखना चाहिए। सब इंसान है और अच्छा बुरा सबके साथ होता है। 10 काम में से 8 अच्छा करिए, 2 गलत कीजिए तो समाज गाली देता है। इसलिए एक समझदार बनिए, एक तार्किक व्यक्ति बनिए, समझिए, बूझिए और फिर बोलिए। वास्तविक नाम जो था उसका मैडलिन स्लेड था। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए 1888 में मुंबई से। कानून यानी बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त की 1891 में। मैंने इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई को बैरिस्टर की डिग्री कहा जाता है, बैरिस्ट्री। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, है ना। अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला सन्स का एक कंपनी था जो कि मुंबई में था। उसी की कंपनी की एक केस थी अफ्रीका में, उसे लड़ने इन्होंने 1893 में अफ्रीका पहुंच के, उस समय यंग थे। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में किया इन्होंने। दक्षिण अफ्रीका में जूल व बोआर पदक 1899 ईस्वी में इन्हें मिला। कैसर हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 को अंग्रेजों ने दिया इन्हें। द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों का साथ, माफ कीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था। भारतीयों से अपील किया कि आप जाइए। इस वजह से कैसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने गांधी जी को दिया था। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल 1901 में हुए, कलकत्ता अधिवेशन में। चलिए, डरबन यानी दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स नामक आश्रम की स्थापना 1904 में करी इन्होंने। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही की। ये क्वेश्चन काफी VVI पूछता है कि गांधी जी पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, तो पहली बार दक्षिण अफ्रीका में किया 1906 में। और यदि आपसे ये पूछ लेता है कि भारत में कहाँ किया, तो भारत में
आप आएंगे तो ये असहयोग आंदोलन है हमारा सबसे पहला जन आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन में पहली बार जेल गए, प्रथम जेल अनुभव 1908 में इनको हुआ। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने करी। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष तक रहा। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को हुआ। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में इन्होंने करी। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 बेलगांव कर्नाटक में किया, एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने। आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग 1925। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि गांधी जी इतने दिनों अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन 1924 में क्यों बने थे। देखिए 1922 में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और 22 में वापस हो गया चौरा चौरी हत्याकांड के बाद, और गांधी जी ने अपने ऊपर सारा सिस्टम लेकर के इन्होंने आंदोलन को बंद कर दिया। काफ़ी आक्रोश भी हुआ भारतीयों को, गांधी जी को अंग्रेजों ने पकड़ के जेल में डाल दिया। तो गांधी जी किसी तरह स्वास्थ्य का बहाना लगा करके जेल से छुटकारा पाया, और इन्हें सजा हो चुकी थी तो लोग सोच रहे थे गांधी जी जेल में है, लेकिन लोगों को कैसे पता चले कि गांधी जी जेल में है कि कहाँ है, इसलिए इन्होंने जानबूझकर बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में अध्यक्षता की ताकि भारत जाने कि गांधी जी भारत में अब जेल से छूट चुके। सिद्धांत क्या था? सत्य और अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में करी इन्होंने। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को करी। प्रमुख पुस्तकें, यहाँ से सवाल आता है, तो प्रमुख पुस्तकें गांधी जी की क्या क्या रही, चलिए देख लेते हैं। सत्य पर मेरा प्रयोग यानी आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई ऑटोग्राफी यानी कि इनका ऑटोग्राफी बायोग्राफी आत्मकथा, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनशक्त योग, हिंद स्वराज, गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन और पश्चिमी सभ्यता का विरोध, सप्त महाव्रत पढ़ने के बाद ही हुआ, सुनो विद्यार्थियों। उसके बाद प्रमुख समाचार पत्र भी इन्होंने निकाला, द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 राजकोट से, गुजरात में है। इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने बताया। यंग इंडिया 1919 और हरिजन 1932। तो ये था बाबा गांधी का परिचय। अब देखते हैं बाबा गांधी का उपाधि यानी उपाधियां। तो उपाधि जो है, केसर हिंद की उपाधि प्रथम विश्व के समय मैंने पहले ही बताया। भर्ती करने वाला सार्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि प्रथम विश्व युद्ध में जब गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया तो भारतीय इनको क्या कहने लगे पता है? भारतीय इनको कहने लगे कि भाई आप तो भर्ती करने वाले दलाल हैं, सार्जेंट हैं, अंग्रेजों के दलाल हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय लोग इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट का नाम दे दिया, क्योंकि ये अंग्रेजों का समर्थन किए और भारतीयों से अपील किया कि आप प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दीजिए, यानी इंग्लैंड के साथ से लड़िए। भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इन्हें मिला। कूली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने इन्हें दिया। कर्मवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों ने दिया। सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा दिया गया। आधुनिक युग के अजात शत्रु, जिसे कोई हरा नहीं सकता, जिसे कोई जीत नहीं सकता, अजात शत्रु, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें कहा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे जो उपाधि इन्हें दिया गया, मलंग बाबा कबायलियों द्वारा, बापू कहा गया CF एंड्रोज व जवाहरलाल नेहरू द्वारा। देशद्रोही फकीर, देशद्रोही फकीर या अर्धनंगा फकीर, दोनों कहा किसने? विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय। राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने, काफी VVI पूछा जाता है। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन। और महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा कहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अच्छा, एक चीज यहाँ मिस आउट हुआ है बर्नवाल सर की किताब में, मैं बता देता हूँ कि हमारे जो साइंस के बहुत E = mc² जिन्होंने दिया, क्या नाम है उनका? आइंस्टाइन। उन्होंने कहा कि हार मांस का ऐसा व्यक्ति इस धरती पर पैदा हुआ, ये हमारी अगली पीढ़ी नहीं मानेगी। ये कथन आइंस्टाइन का है। तो देखिए आइंस्टाइन इतना विद्वान व्यक्ति अगर गांधी जी को ऐसे आंक रहा है, तो हम सब जो गाली दे रहे हैं या जो लोग गाली देते हैं गांधी जी के बारे में बोलते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि एक बार सोचना चाहिए कि आइंस्टाइन से तो बेहतर वो नहीं हो सकते जिसने पूरी फिजिक्स की थ्योरी दिया हो, जिसका थ्योरी पढ़ के आप आज हम सब आए हैं। वैसा व्यक्ति जब किसी के जीवन के चरित्र को रेखांकित करता है तो हमें झांकना चाहिए कि हम उन्हें क्या समझ रहे हैं।
इतने लोग उनको ये उपाधि दे रहे हैं, शायद ही भारत के इतिहास में किसी व्यक्ति को इतना उपाधि मिला हो। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत लीजिए, किताबों को पढ़िए, सही चीज़ों को फॉलो कीजिए, सही लोगों के सानिध्य में रहिए, तर्क पे बात कीजिए, हवा हवाई नहीं कीजिए। जो भी कीजिए कहिए उसको साबित करने, प्रूफ करने, उसका बुलेट प्रूफ सबूत आपके पास हो, तभी किसी पे कोई बात कहा जाए। अन्यथा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या दोस्त ने कहा था, फलां ने कहा था, इस तरह की बातें करने से जरूर बचिए। आगे आपकी मर्जी। वाइकम सत्याग्रह वर्ष 1924 पश्चिम में इन्होंने करा। अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरोध त्रावणकोर केरल में चला था वाइकम सत्याग्रह, है ना, छुआछूत का। केरल में काफ़ी प्रसिद्ध है। एक मूलाकर था जिसमें दलित महिलाओं को या पिछड़ी जाति के लोगों को, खास करके दलित महिलाओं को स्तन ढकने पर भी टैक्स लगाया जाता था। तो ये वही देश है जहाँ पर हमने इतने भेदभाव हैं और इसको मिलाकर के एक बनाना। अगर आज हम आपको कह दें कि आप अपने गांव में सबको साथ लेकर के चलिए तो उसमें से 20 को भाग जाएगा, और आप ये उम्मीद करते हैं कि गांधी जी जैसा आदमी पूरे देश को एक कर रहा है, तो निगेटिव पॉजिटिव तो होगा ही लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है उसको देखते हैं फटाफट। चलिए, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे? कई बार पूछा गया है। 1915, 9 जनवरी 1915। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं हम लोग। प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि जो लोग बाहर हैं, प्रवास कर गए हैं, वो लोग भारत आए, हमारा देश, हमारी मिट्टी का कर्ज अदा करें। आज भी आधे से ज़्यादा लोग इसरो में काम करते अगर अमेरिका से चले आते। नासा जो साइंटिस्टों का गढ़ माना जाता है अमेरिका का, नासा में आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो भारतीय साइंटिस्ट। तो उन्हें ये जरूर समझना चाहिए, प्रवासी दिवस में भारत के बारे में सोचना चाहिए। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवार्ड चार्ली एंड्रूज। तो चार्ली याद रखिएगा, चार्ली। आपको अगर दिक्कत है ना गांधी जी के बारे में समझने में, तो मैं एक बात बताता हूँ आपको। एक गांधी मूवी है ना, उसे अच्छे से देखिए तो शायद गांधी जी के बारे में आपको समझ आएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में भी समझ आएगी। फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया जिसे साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद वर्धा में भी ट्रांसफर हुआ, महाराष्ट्र में बाद में आके। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? जमनालाल बजाज का। यानी कहना क्या है कि जमनालाल बजाज जो थे वो उनके बहुत निकट थे। यूँ समझिए, कई लोग कहते हैं दत्तक पुत्र भी थे, इन्होंने गोद भी लिया। तो ये काफ़ी बिजनेसमैन व्यक्ति थे। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम के बारे में एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो चलिए उसे देख लीजिए। आश्रम फिनिक्स आश्रम डरबन अफ्रीका में 1904 में बना। टॉलस्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 1910 में बना। उसके बाद ये दोनों विदेशों में। उसके बाद साबरमती 1915 अहमदाबाद बना। सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद 1915 में बना। अनासक्ति आश्रम कसौनी उत्तराखंड 1929 में बना। और सेवाग्राम आश्रम वर्धा, ये महाराष्ट्र में 1936 में ये लास्ट बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बापू के बारे में जानते हुए, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित हुए थे 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके सर्वोत्तम व्यवहार है? गांधी जी ने कहा था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करिए। चलिए देखिए, कोट किया हुआ है बॉक्स में। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। बहुत बढ़िया। यानी बिहार वो धरती है जहां महात्मा गांधी द्वारा पहली बार सफल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ अफ्रीका से लौटने के बाद। तो बिहार कई लोगों की कर्मभूमि रही है, महावीर की कर्मभूमि रही है ना। उसके बाद महात्मा बुद्ध की रही है ना। उसके बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने देश रत्न राजेंद्र प्रसाद की रही है। तो बिहार बहुत गौरवशाली प्रदेश है और इसका इतिहास भी बहुत गौरवशाली रहा है।
भारत का इतिहास पढ़ने जाएंगे तो पूरा जो आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं वो पूरा बिहार से ही रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी का आंदोलन और सत्याग्रह एक ही स्लाइड में देखिए, जहां से सीधे सीधे सवाल आपको पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। चलिए, चंपारण सत्याग्रह 1917, यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। यह भी देखिए, याद रखिएगा, किसान सत्याग्रह था। 3/20 ही डायरेक्ट बीपीएससी में पूछा था, यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे ही 3 कट्ठिया पद्धति कहते थे। और नील की खेती करने से भूमि बंजर हो जाती थी और किसानों को उस क्षेत्र में कुछ अनाज उपजता नहीं था, और धीरे धीरे हर सीजन दर सीजन जो थी वो नील की खेती बढ़ती जाती थी। जबकि जर्मनी में या अन्य देशों में नील के एक केमिकल तैयार किए गए थे, फिर भी अंग्रेज इस पे ध्यान नहीं दिए, और जो जमींदार थे वो किसानों को लूटने के लिए पूरी व्यवस्था को कायम रखे, जिससे काफ़ी दिक्कत हुई थी। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918, तो कभी कभी सीक्वेंस पूछता है, चंपारण उसके बाद अहमदाबाद। महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल। अगर भूख हड़ताल से सवाल पूछे कि भारत में कब भूख हड़ताल इन्होंने किया, तो 1918 में अहमदाबाद मजदूर के आंदोलन। तो एक्चुअली क्या था कि अहमदाबाद मजदूर आंदोलन ये था कि अहमदाबाद में एक मिल था कपड़ों की, और वहाँ पर क्या हुआ ना कि महामारी फैल गई थी, है ना, हैजा फैल गया, प्लेग, और फिर प्लेग में सभी लोग भागने लगे। तो जो मिल मालिक था उन्होंने कहा कि मजदूरों को कि आप फैक्ट्री में ही रहो, बाहर मत जाओ, बाहर से लॉक कर देते हैं और अंदर खाओ पियो और काम करो, हम आपकी सैलरी डबल कर देंगे, साथ में बोनस देंगे। मजदूर सब सोचता बाहर घर जाएंगे, इससे अच्छा यहीं रह जाते हैं। उन्होंने काम किया, लेकिन जब बात सैलरी देने की आई तो नहीं देने के लिए तैयार हुए। इस पर मजदूरों ने गांधी से मिले और गांधी जी ने इनका साथ दिया, और फिर मजदूर के साथ मिलकर आंदोलन किए, और फिर अहमदाबाद मिल मालिक जो थे वो गांधी जी के सामने झुके। तो पहला छक्का इन्होंने चंपारण में लगाया, दूसरा छक्का अहमदाबाद में, और तीसरा छक्का खेड़ा सत्याग्रह, जो पूर्ण किसान सत्याग्रह ही था। खेड़ा में यानी गुजरात में, खेड़ा एक जगह है जहां पर किसान के फसल बर्बाद हो गए, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, लेकिन अंग्रेज कहते थे, जमींदार कहते थे मैं लगान लूंगा, तो किसान ने कहा मैं कहाँ से दूंगा। तो फिर गांधी जी का सहयोग मिला और किसानों के जो लगान थे वो माफ़ किए। तो तीसरा छक्का इन्होंने यहाँ लगा दिया। तो बिहार से छक्का, गुजरात में 2 छक्का, और यहीं से गांधी जी की पॉपुलैरिटी पूरे देश में फैलने लगी। उसके बाद गांधी जी ने, देखिए यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है गांधी के बारे में, कि गांधी जी ने बिहार आकर के एकदम गरीब किसानों की मदद करी, तो किसान इनके साथ आ गए। मजदूरों का समर्थन किया तो मजदूर इनके साथ हैं, किसान फिर से साथ हैं, किसान और मजदूर इनके साथ हैं, यानी देश की बहुत बड़ी आबादी इनके साथ है। उसके बाद बची मुस्लिम आबादी, तो खिलाफत आंदोलन आप जानते ही होंगे, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के साथ जो भेदभाव हुआ अंग्रेजों द्वारा, इसके खिलाफ में भारत के मुसलमानों ने एक आंदोलन किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। शुरुआत में इस आंदोलन की शुरुआत की थी मुस्लिम लीग ने, फिर इस आंदोलन के नेता बन गए कौन? महात्मा गांधी। इस आंदोलन का समर्थन किया महात्मा गांधी ने, और फिर महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता करने लगे दिल्ली से। तो हुआ ये कि किसान साथ हैं, मजदूर साथ हैं, और फिर मुस्लिम लोग भी साथ हो गए, यानी कि सभी लोगों को अपने साथ ले लिया इस प्रतापी लोग व्यक्ति ने। और फिर आपको पता है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 1918 में रॉयल एक्ट आ गया था। तो ये सब होने के बाद खिलाफत आंदोलन भी हो गया। उन्होंने एक बड़ी आंदोलन देश में किया, जिसका पहला आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन 1920, जो प्रथम जन आंदोलन है। तो ये भी सवाल आता है कि पहला जन आंदोलन कौन है? जन आंदोलन मतलब देखिए, समझने की कोशिश करिए। मैं थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पे भी बात करने लग रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए, वीडियो समझ में भी आए। खाली सीधा पढ़ने से अच्छा है थोड़ा कॉन्सेप्ट पे बात कर लिया जाए। गांधी जी चंपारण गए तो किस लिए गए? आप कहेंगे कि सर नील की खेती, 3 कट्ठिया व्यवस्था, मजदूर किसान के साथ देने गए। राजकुमार शुक्ल जो मुरली भितारा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण उस समय हुआ करता था, जो चंपारण है वहाँ के रहने वाले थे, जो गांधी जी के साथ कोऑर्डिनेट किए थे। 1916 में जो हुआ था अधिवेशन, है ना, उसमें लखनऊ में वहीं पे मिलान हुआ। तो चंपारण में बुलाने पे गए थे। खिलाफत
आंदोलन में भी बुलाने पे गए, खेरा में भी बुलाने पर गए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 1920 में महात्मा गांधी ने खुद पूरे भारतीय लोगों को कहा कि आइए हम आंदोलन करते हैं। इसलिए असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? चलिए बात समझ, लाइक कीजिए। आप वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कुछ ना कुछ तो अच्छी बात बता के ही जाऊंगा आपको, और कोई पैसा लेता नहीं, फ्री है। उसके बाद 1930 में दांडी मार्च के तहत गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन करा। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, दिल्ली चलो, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो ये थे महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो इंडियन ओपिनियन। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक है जॉन रस्किन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम, अच्छा जॉन रस्किन, इसकी पुस्तक से गांधी जी बहुत इंस्पायर हुआ करते थे। इनकी पुस्तक में भी समाजवाद, सत्य, अहिंसा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी गई है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस। गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चंपारण सत्याग्रह पर गांधी जी को जीतने के बाद हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी कि एक ऐसा महात्मा, देखिए कम बात नहीं है। चंपारण सत्याग्रह में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो था, कलेक्टर, उसके आदेश को फाड़ के फेंक दिया गांधी जी ने। बहुत जबरदस्त लोग थे, इंसान के रूप में देवता थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था? हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया, एक तारा चला गया, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। चलिए, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? एन.जी. रंगा ने किया। देखिए ऐसे से भी लोग हैं, विरोध भी करते हैं। पुणे के यरवदा जेल में स्थित आगा खां पैलेस, सॉरी जेल नहीं पढ़ेंगे, पुणे की यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 में बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड, किस नंबर? चलिए इसको समझते हैं। थोड़ा सा प्यास लग गया है, आप लोग एक सेकंड थोड़ा पानी पी लीजिए, आप एक सेकंड के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वेट किया मेरे लिए। रॉल्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस चैप्टर में देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉल्ट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारियों का दमन। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉल्ट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉल्ट एक्ट के नाम से जाना जाता था। क्योंकि रॉल्ट एक्ट काला कानून था। इसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय पर यदि शक हो जाएगा कि ये हमारे खिलाफ में काम कर रहा है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के, है ना। इस कानून को कहा गया बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, यानी आपको कोई वकील रखने की भी आदेश नहीं रहेगा, आपको अपील भी नहीं करना है और कोई दलील भी नहीं देगा अंग्रेज की सैनिक कि आपको क्यों पकड़ा जा रहा है, बस सिर्फ शक हो जाए तो बताइए, इसीलिए काला कानून था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब रॉल्ट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? रॉल्ट एक्ट। अब आप कहेंगे औपनिवेशिक क्या होता है ना। तो जब कोई समृद्ध या शक्तिशाली देश किसी देश पर अपना आधिपत्य या अधिकार कर लेता है और उसको अपने हित में उसका आर्थिक शोषण करता है तो उसे औपनिवेशवाद कहते हैं, और जो देश होता है शोषण उसे औपनिवेशिक देश कहते हैं। क्लियर? रॉल्ट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? महात्मा गांधी द्वारा। रॉल्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? स्वामी श्रद्धानंद ने। चलिए, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है रॉल्ट एक्ट। तो द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को ही रॉल्ट एक्ट कहा जाता है।
रॉल्ट एक्ट के ही विरोध में जलियांवाला बाग कांड जो हुआ, तो रॉल्ट एक्ट का ही विरोध हो रहा था, जिसकी वजह से कर्फ्यू लगा और पंजाब में यह घटना देखने को मिली। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना होती है, तो रॉल्ट एक्ट होती है। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। देखिए, रॉल्ट एक्ट के विरोध में ही पूरा भारत में आंदोलन हो रहा था। पंजाब में कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल हो गया, जिस वजह से पंजाब में कर्फ्यू लगा और जनता को बिना आदेश दिए हुए, बिना सूचना दिए हुए कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन पर्व था जिस दिन 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का, वो होता है ना, गेहूं कटने के बाद हम लोग एक पर्व मनाते थे उस टाइम, अब धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया है। तो उसी पर्व मनाने के लिए उस जलियांवाला बाग में सब लोग इकट्ठा हुए नए कपड़े पहन के। उसी में कुछ एक्टिविस्ट लोग यानी कि कुछ विरोधी लोग भी थे जो रॉल्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे, लेकिन ये जो मासूम लोग थे उन्हें पता था, इन चीज़ों का नहीं पता था कि यहाँ कर्फ्यू लगा है। और फिर जनरल डायर, जनरल आर डायर, जनरल ओ डायर, ये सब मिल करके उस निहत्थे लोगों को अंधाधुंध गोलियों के साथ छलनी कर दिया। काफ़ी दर्दनाक घटना थी। चलिए देखिए, रॉल्ट एक्ट, रॉल्ट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता, देखिए मैं ये पूरा स्टोरी है, डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों का नाम याद रखिए। पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे सफीउद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों को पुलिस उठा लिया। भाई पुलिस नेता को ही उठाता है ताकि भीड़ खत्म हो जाए। कि गिरफ्तारी ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए, यानी इन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, तो ब्रिटिश के इस कार्य के लिए विरोध हुआ और उस विरोध के लिए ही 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ नाम जाना जाता है। देखिए, ऐसा देखा जाता है कि वो जो भूमि थी वो पूरी तरह खून से पटी हुई थी, इसमें एक कुआं था, उसमें लाशें गिरी हुई थी, मरे हुए थे लोग, मतलब सामने से एक ही गेट और गेट पे एकदम एक लाइन से पुलिस वाला गोली चला रहा है, लोग कहाँ जाएंगे। एक तरह से नरसंहार हुआ, ये बहुत बुरी तरह से हुआ। इसी नरसंहार को देख के महात्मा गांधी का हट काफी भावुक हुआ, जिसके कारण उन्होंने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिया। आप ये रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे हैं, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। अंग्रेजों को कहा नहीं भाई, एक तरफ मुझे उपाधि देते हो, दूसरी तरफ मेरे देश के लोगों को इस तरह से मारते हो, गलत किया। इसमें किताबों में लिखा जाता है 1000 2000, लेकिन बहुत सारी लोग की मौत हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने, आप भी कहेंगे कि क्या सर आप स्टोरी में घुस जाते हैं। देखिए, हिस्ट्री स्टोरी पढ़ने में मज़ा है। मैं चूंकि इस किताब को करा रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस किताब की ही बातों पे चर्चा करें, वरना मैं अलग से आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँ तो एक स्टोरी में पढ़ाऊँगा जो आपको छप जाएगा। यदि आपको अलग से हिस्ट्री पढ़ना है ना, हमारे से इस तरह से कहानी बना करके कि एक बार जलियांवाला बाग के हत्याकांड का स्टोरी सुन लेंगे आप, तो आपको याद हो जाएगा। सत्यपाल मलिक, सैफुद्दीन किचलू, पंजाब, जनरल ओडायर आर डायर, गांधी जी का आंदोलन, नाइटहुड की उपाधि, देखिए यहाँ पे दिया भी है। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, मैंने पहले ही बता दिया आपको। जलियांवाला, तो अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट में लिखिए कि सर मुझे हिस्ट्री का कंसेप्ट समझना है, वो भी आपसे, तो मैं जरूर आपके लिए कोशिश करूंगा कि आपको पूरी स्टोरी सुना दूं पार्ट बाय पार्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता किसने इस्तीफा दे दी। देखिए, के शंकर नारायण नायर जो थे वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य थे, और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपके वायसराय के कार्यकारिणी में सदस्य हैं और हमारे भारतीयों को इस तरह मारा जाता है, हम नहीं रहेंगे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कितनी बड़ी बात है। आज के समय लोग रोता नहीं किसी और के लिए, क्या बात है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया, हंटर कमेटी, है ना। देखिए, अगर ऑप्शन में रहे हंटर कमेटी तो जलियांवाला बाग क्वेश्चन रहना चाहिए, और एक शिक्षा में भी हंटर कमेटी आई है, तो आप अच्छे से ऑप्शन को एनालाइज कर लीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को किसने लंदन में मार डाला, उधम सिंह। बताइए, ये लड़का उसमें छोटा था, बच्चा था, ये 17-18 साल से भी बहुत कम। इस बच्चे ने अपने माँ बाप को खोया उसी हत्याकांड में, तो इसने उसी दिन कसम खाया, खून लगा करके तिलक, कि जब तक इन हत्यारों को मार नहीं देंगे मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और माइकल ओ डायर रिटायर हो गया, पुलिस अधिकारी था।
रिटायर होकर इंग्लैंड चला गया। ये बंदा इंग्लैंड जाके ठोका और बोल के, याद करो वो दिन जब तुमने गोली चलवाए थे, निहत्थे थे लोगों पर, उसमें मेरे माता पिता भी थे, और लो अब मैं तुम्हें ठोक देता हूँ। तो बुरहोती में जाकर के जनरल डायर को मार दिया उधम सिंह। क्या लड़का था यार, पंजाब का क्या शेर दिल लड़का था, गजब। ऐसे ऐसे शेर पैदा हुए हमारे देश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयबजी और MR जयकर शामिल थे। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बनाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, और स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं को एक बार देखते हैं। चलिए 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट आया। 1912 बंगाल विभाजन रद्द हुआ, राजधानी दिल्ली ट्रांसफर हो गया। पहले राजधानी कोलकाता थी, देखिए पहले राजधानी थी कोलकाता वेस्ट बंगाल, दूसरा राजधानी ट्रांसफर हुआ दिल्ली, और एक दिन के लिए राजधानी बना था 1858 में, 3 नंबर में लिख सकते हैं, इलाहाबाद। पहले एक दिन की राजधानी बना गया इलाहाबाद को। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ, 1909 में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1929 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया, यानी पूर्ण स्वराज 1929 में। 1935 ईस्वी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल का शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्र में वृद्धि करी गई। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का निर्माण की बात करी गई, और 1942 व 46 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्त तय हुए और कैबिनेट मिशन असफल हुआ। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बना। चलिए नीचे क्या लिखा है इन्होंने, हंटर कमीशन की रिपोर्ट जलियांवाला बाग से संबंधित था, को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी। यानी कि जो हंटर कमीशन बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा, वो उन्होंने जनरल ओडायर को कहा कि सिचुएशन डिमांड था, जनरल ओडायर की गलती नहीं था, कुल मिला के लिपापोती कर दिया, इसलिए सभी लोगों को गुस्सा भी आया। इसलिए तो गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाए दोस्त। गांधी जी असहयोग आंदोलन क्यों चलाए, इसके पीछे वजह जानिए। वजह नंबर 1 रॉल्ट एक्ट, वजह नंबर 2 जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये दोनों घटनाएं इनका दिल तोड़ दिया यार। फिर अंग्रेजों को कहे आ जाओ अब प्यार करते हैं तेरे से। चलिए अगला टॉपिक है 22 नंबर, खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन। चलिए समझते हैं असहयोग आंदोलन। भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण था तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया दिया। तो तुर्की मुस्लिम कंट्री है, तो भारत के मुसलमान भी इसके विरोध करने लगे, जबकि अंग्रेजों ने कमिट किया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कर दिया। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो महात्मा गांधी। ये गांधी बाबा बहुत होशियार थे, आंदोलन करने से पहले बैकग्राउंड बनाए। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन द्वारा खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। देखिए यहां भी अनुरोध किया गया, बाकी ऊपर 3 कौन कौन, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ये तीनों के तीनों में भी रिक्वेस्ट करी गई और खिलाफत में भी रिक्वेस्ट करी गई। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे शौकत अली, मोहम्मद अली, ये मुस्लिम लीग के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था, वर्ष 1920। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था, CR दास ने। ये क्वेश्चन पूछेगा, 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने पारित किया था, CR चित्तरंजन दास ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी, चित्तरंजन दास ने। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था, असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने स्वराज का नारा दिया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्त। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी, देखिए मैंने पहले बताया। वर्ष 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था, फर्स्ट मास मूवमेंट। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाया जाने के पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था कि भाई विदेशी वस्त्र क्यों जला रहे हैं, जबकि गांधी जी का कहना था कि अंग्रेजों की कमर तोड़ो, उसका सामान मत लो,
उसका वस्त्र जला दो, खुद का बनाओ। इन्होंने खादी वस्त्र बनाया, धोती पहनने लगा। ये बंदा समझिए, इन्होंने देखा कि लोग हमसे कैसे इंस्पायर हो गए। नेता वही है जो लोगों को इंस्पायर कर दे। जो बंदा सूट बूट में रहते थे वो अर्धनंगा फकीर हो गए, एक धोती लिया, वही पहना वही ओढ़ा। अरे भारतीयों, हमें तो पूछना चाहिए उस महान विभूति को जो अपना आधा जीवन आधे कपड़ों में बिता दी हम लोगों की आज़ादी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में घटित हुई, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहां पर थे? बारदौली में थे, गुजरात बारदौली में। और असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? वर्ष 1922 में। अच्छा, चौरा चौरी क्या हुआ था? देखिए, पूरे भारत में ये आंदोलन चालू हो गया। हर जगह से लोग इसको कोऑर्डिनेट करने लगे। गांधी जी गुजरात से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। यूपी का एक क्षेत्र है गोरखपुर, जहां पर एक जगह है चौरी चौरा। अब हुआ ये कि चौरी चौरा यूपी में बहुत यंग लोग उस आंदोलन का हिस्सा बने थे। तो यंग लोग में काफी जोश रहता है, लेकिन पुलिस वाले ने उस पे यंग लोग पे कुछ छींटाकशी कर दी। तो पीछे भीड़ तो आगे थी, पीछे से यंग लोगों ने क्या किया, पुलिस वाले को मारना शुरू कर दिया। फिर पुलिस वाले भागने शुरू हो गए। फिर पास में उनकी चौकी थी, पुलिस थाना था, वो सारे पुलिस वाले अपने चौकी में चले गए। पीछे से ये लोग लाठी डंडा लेके घुस गए। अब पुलिस वालों ने क्या किया, अपने ही जेल में अंदर से बंद होके अंदर से गेट लगा लिए। तो भाई साहब, हमारे देश के युवा बड़े खतरनाक होते, खास करके यूपी बिहार के। इन्होंने बाहर से ताला मार दिया, अब कैसे निकलोगे, और फिर तेल छिड़क के आग लगा दिया। ये घटना काफी दर्दनाक हुई। 22 से 24 पुलिसकर्मी जल के राख हो गए। इस घटना ने गांधी जी का दिल दहला दिया। देखिए, गांधी जी असहयोग आंदोलन को समाप्त नहीं करते। गांधी जी ठहरे अहिंसावादी, और अब होने लगा हिंसा। तो जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन अहिंसा के लिए सत्यापित किया हो, वो हिंसा का धब्बा नहीं लगा सकता है। देखिए, आप भी कभी कभी अपने मोरल से समझौता नहीं करते। वही चीज गांधी जी के साथ हुआ। बाद में कई सारे विरोध भी हुए, और जो युवा लोग थे उन्होंने कहा कि गांधी जी गलत कर दिए, ये नहीं होना चाहिए था। जवाहरलाल नेहरू भी इनका विरोध किए। तो बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन अगर आप गांधी जी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो चीजें उन्होंने सही करी है। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास, श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, अशफाक अली, टी प्रकाशन, राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। तो इतने लोग अपनी वकालत छोड़ दी, ये सारे वकील थे। इसलिए भारत का संविधान इतना ज्यादा खतरनाक वर्ड से बना है, क्योंकि सारे वकील लोग थे। वकीलों का दिमाग बहुत तेज रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23, टॉपिक नंबर 23, स्वराज पार्टी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज। अब देखिए, ये स्वराज पार्टी का जन्म कैसे हुआ। तो जब असहयोग आंदोलन वापस हुआ तो बहुत सारे लोग गांधी जी से नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, गांधी जी के साथ नहीं चलेंगे, अपना एक अलग बनाते हैं। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, दोनों ने एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। CR दास, मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में हुई। CR दास इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने। स्वराज पार्टी के गठन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्यागपत्र दिया था, CR दास। उस समय CR दास इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और इन्होंने स्वराज पार्टी के लिए इसकी स्थापना अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता से हुआ? देखिए, मैंने पहले बताया, असहयोग आंदोलन। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसे गांधी दास पैक्ट यानी समझौता कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा करी गई, और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इसी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित की गई। और ये बड़ा ऐतिहासिक अधिवेशन रहा। क्यों? समझिए, अभी तक अंग्रेजों से हम लोग लड़ते रहे, अंग्रेज हमारी दमन करते रहे, हम सबको पूछते रहे, पीटते रहे, जेल में भरते रहे, साहस नहीं होता था भारतीयों को उसके सामने खड़े होने का। लेकिन लाहौर की यह घटना काफी प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि इससे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी क्रिएट हो गई। लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को
रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये तिरंगा झंडा फहराया और इसी दिन इन्होंने ये प्रण लिया कि हर साल 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। अब सवाल बताइए, 1929 31 दिसंबर, तो दिसंबर के बाद 1929 खत्म है, तो अगला जस्ट जनवरी में आ जाएगा 26 जनवरी 1930। तो 26 जनवरी 1930 को मना आज़ादी। अब आप एक इंटरेस्टिंग बात समझिए कि जिस देश में अंग्रेजों का इतना डर है, लोग इतने डरे हुए हैं, लोग में एकता नहीं है, वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ डायरेक्ट ये कह देना कि अंग्रेज को छोड़ो, हम खुद आज़ाद हैं और आज़ादी मनाएंगे, 26 जनवरी को तय हो गया, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो कांग्रेस की कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। फिर 1931, 32, 33 ऐसे चलते आ रहा और 26 जनवरी 1930 से लेकर के जब हम आगे आए 1947 में, तो 26 जनवरी 1947 को भी आज़ादी मनाया गया। लेकिन अंग्रेज हमें आज़ाद किए 15 अगस्त 1947 को, डेट डिफर कर गया। फिर हमारा संविधान तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। तो ये जो बड़ा ऐतिहासिक डेट था, ये काफ़ी भूलने लगे लोग। तो हम सब ने, यानी संविधान सभा ने डिसाइड किया कि इस ऐतिहासिक दिन को याद रखने के लिए अपन क्या करते हैं, 26 नवंबर 1949 को संविधान के 16 भाग ही लागू करते हैं, बाकी पूर्ण रूप से संविधान ही लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को। नवंबर हो ही गया है, 26 नवंबर 1949, दिसंबर रुक जाते हैं, जनवरी को लागू कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी ये जो ऐतिहासिक घटनाएं थी, ऐतिहासिक दिन, ये हमें याद रहेगा। इसलिए आप पढ़ते होंगे कि संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको स्टोरी समझ आए। अगर स्टोरी बहुत मज़ेदार लगता है तो आप स्टोरी पे कमेंट करते हुए हमारे सेशन को लाइक कर दीजिए। और यदि आपको इतिहास हमारे इस तरह के कंसेप्ट से पढ़ना है तो एक बार जरूर कमेंट में लिखिए, तो मैं आपको इस तरह से अलग से वीडियो बना के पढ़ा दूंगा, इतिहास की सभी घटनाओं पर एक हिस्टोरिकल स्टोरी बता के, ताकि आपको याद हो। आगे बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई? लाहौर अधिवेशन 1929 में। आगे बढ़ते हैं। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो 17 नवंबर 1921 को इंग्लैंड का प्रिंस ऑफ वेल यानी इंग्लैंड का राजा भारत आया था। 24 साइमन कमीशन। चलिए देखते हैं साइमन कमीशन, कई बार पूछा जाता है, बहुत 12 सवाल इसमें आता है। साइमन कमीशन यानी श्वेत कमीशन को किस वर्ष नियुक्त हुआ? 1927 में। कहां पर? इंग्लैंड में। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा है। अब देखिए इसके पीछे का क्या स्टोरी है। तो 1919 में भारत शासन अधिनियम आया, जिसमें कहा गया कि हम आप लोगों को बहुत छूट देते हैं, बहुत सब कुछ व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन ये व्यवस्था कितनी हद तक जमीन पे उतरी है वो चेक करने के लिए हर 10 साल में एक कमीशन आएगा जो ये चेक करेगा कि आप लोगों में कितना सुधार हुआ है और हमने जो भी चीजें आपके लिए लाया है वो कितना सही और सफल रहा। लेकिन 1919 में जब अधिनियम आया तो 1919 में 10 साल बाद आएगा, तो 1929 में आना चाहिए, लेकिन आ गया 1927 में। एक घटना, एक गलती। दूसरी क्या हुई कि साइमन कमीशन में जो लोग थे वो सब के सब विदेशी लोग थे, यानी कि अंग्रेज थे। अब एक बात बताइए, कानून है भारत में, लागू हो रहा है भारत के लोगों पर, और उस कानून की समीक्षा करेंगे इंग्लैंड के लोग, ये तो गलत है ना यार। भारत के कुछ लोग होने चाहिए उसमें। यही कारण साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, साइमन गो बैक का नारा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? तो क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, और दूसरा कारण क्या था, इसकी ये आना चाहिए था 1929 में और ये आ गया 1927 में। 27 में स्थापित हुआ, भारत में 1928 में आया था। चलिए, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज ने लाला लाजपत राय को घायल हुए तथा कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए, पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध है हमारे लाला लाजपत राय, और इनको मार के घायल कर दिया। गजब हाल है यार, अंग्रेजों की तो हद हो गई यार, जब बूढ़ा व्यक्ति को मार दिया इन्होंने, यंग ही थे उस टाइम। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? लॉर्ड बर्केनहेड ने
साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? व्हाइट कमीशन। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने समर्थन किया था, ये याद रखिएगा क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट है। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीय के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई? लॉर्ड बर्केनहेड। अच्छा, साइमन कमीशन इसलिए आया था कि भारत की विधि व्यवस्था को बनाया जाएगा, लेकिन लॉर्ड बर्केनहेड और जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू में कहा सुनी हुई, तो मोतीलाल नेहरू ने कहा भी कि हम खुद बना सकते हैं अपना संविधान, आप लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? तो बर्केनहेड ने कहा कि तुम लोग को जाति धर्म के अलावा कुछ आता है, एक काम करो, चुनौती देते हैं, संविधान बना के दिखाओ। तो मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, जो 1928 में उन्होंने दिया। उसी में उन्होंने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए, यानी कि हम जिस राज्य में हैं उस राज्य को स्वतंत्र कर दीजिए, बाकी भारत पे आप कंट्रोल रखिए। इसे कहते हैं डोमिनियन स्टेट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो मजा आ रहा तो सेशन को लाइक कर दीजिए प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने 5 दोस्तों को और व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की कहानी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? लाहौर अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? दांडी से, गुजरात। दांडी गुजरात से शुरू किया इन्होंने। कहां पहुंचे बताइए? दांडी से शुरुआत की और साबरमती से प्रारंभ किया और दांडी पहुंचे। ठीक है, यहां से पूछ रहा है कहां से आंदोलन का प्रारंभ हुआ, तो दांडी मार्च नाम ही दिया इन्होंने। तो चलिए दांडी को थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने अपने 78, तो गांधी जी लगा के हो जाएगा 79, गांधी जी अपने 78 अनुयायी के साथ मिलकर 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ किया तथा 6 अप्रैल 1930 यानी कुल 24 दिन लगा को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को दांडी मार्च भी कहते हैं। और नमक कानून तोड़ दिया। नमक पे अंग्रेजों ने बहुत टैक्स लगाया था, जबकि गांधी जी का कहना था यार नमक तो हमारे यहाँ समंदर में फ्री में मिलता है और भारत में तो तीनों और समंदर ही समंदर है, आपको पता है, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, तो क्यों नमक पे टैक्स देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन का नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयब जी लिए। तो फिर गांधी जी गिरफ्तार भी हो गए। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? बेब मिलर। महात्मा गांधी धराशना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? यरवदा जेल में थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रम को अत्यधिक महत्व दिया, यानी कि जब ये आंदोलन थोड़ा सा महत्व असफल होने लगा तो गांधी जी फिर समाज सेवा में चले गए, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद समाज सेवा में चले गए थे। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बीपीएससी ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि किस आंदोलन के तहत गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? यानी कि गढ़वाल रेजिमेंट जो थे उत्तराखंड में, वो प्रदर्शनकारी जो थे सविनय अवज्ञा, उस पर गोली नहीं चलाए। कहा किसको गोली चला रहे भाई, वो जो है वो भारतीय है और जो सैनिक है वो भी भारतीय है, कैसे गोली चलाएगा? क्या बात, सैल्यूट है ऐसे सैनिकों को। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजा गोपालचारी ने दांडी यात्रा की तरह तिरुचिन्नापल्ली से वेदरायनम तक की यात्रा की थी। जियात्रंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ था? नागालैंड में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण, बिहार। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलिए 26, गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। चलिए देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड है ये।
गांधी इरविन समझौता। तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, ये जरूर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी गांधी जी ने कहा था इरविन को कि देखो भाई, हमारी कुछ मांगे हैं, 14 सूत्री मांगे हैं, इसको मान लो तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। ये नहीं माना तो आंदोलन हो गया। आंदोलन हुआ तो फिर गांधी जी को इसने बुलाया, कहा ठीक है भाई बैठ के बात करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। देखिए अभी गोलमेज सम्मेलन क्या है? राउंड टेबल मीटिंग था। एक्चुअली भारत में हो रहे इस आंदोलन के कारण विदेशी मीडिया ने कवर किया, तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री उस समय थे उसने कहा कि एक काम करो, अपने वायसराय को फोन किया। किसको? कौन है वायसराय? तो वायसराय है लॉर्ड इरविन, कि भाई एक काम करो, तुम सब नेता को भेजो, मैं बात करता हूँ, ये सब क्या छीछा इधर हो रहा है। तो इरविन ने गांधी जी को बुलाया, कहा देखिए हमारा जो पापा है इंग्लैंड में बैठा हुआ, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, ठीक है, उस समय लॉर्ड बर्केनहेड था, तो उन्होंने राउंड टेबल मीटिंग बुलाया है, सभी भारतीय लोगों को बुलाया, नेताओं को, आइए बैठ के बात करते हैं और चीज़ों को हल करते हैं। तो इसी को कहा गया गोलमेज सम्मेलन। तो पहला 1930 में हुआ था, तो उसमें शामिल ही नहीं हो। दूसरा 1931 में हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तब गांधी जी शामिल हुए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन SS राजपुताना नमक जलियान से गए थे और लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। और जब यहाँ गए तो वैसे ही आधा धोती पहन के, तो यही उन्हें अर्धनंगा फकीर कह दिया। किसने? विंस्टन चर्चिल ने। देखिए यहाँ बॉक्स में दिया है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा, हाफ नेक्ड फकीर। चलिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि किसने किया था? गांधी जी ने। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली लिए थे, उसके बाद ये आपके भीमराव अम्बेडकर भी लिए थे, लेकिन कांग्रेस से कोई प्रतिनिधि नहीं गया था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? केटी पाल, ये ईसाई का प्रतिनिधि था। सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, लेकिन कांग्रेस ही नहीं गया था। तो सबसे बड़ा कांग्रेस था, कांग्रेस ही नहीं गया, इसलिए इरविन को गांधी जी को पैर पकड़ना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच, तो 1930 रखेंगे याद पहला। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1931 तक ही रहा, तो 1931 दूसरा, तो 30, 31 और 32, तीसरा हुआ 32। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस मुद्दे पर सफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। यानी ये हुआ कि हिंदू और मुस्लिम पे फिर बात होने लगी, जिसके कारण गांधी जी वहां से उठे और चल दिए। तो गांधी जी कभी भी ये नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो, हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाए, इसलिए वो असफल रहा, और तीसरा भी असफल ही रहा। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया 1931 के कराची अधिवेशन में। किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? BR अम्बेडकर, ये याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर दलित के ये प्रतिनिधि थे। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा सरोजनी नायडू ने कहा था। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? कराची अधिवेशन 1931। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। चलिए देखते हैं। देखिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन में ना सच क्या है, देखिए ध्यान समझिए। गोलमेज सम्मेलन में पहला में तो कोई नहीं गया कांग्रेस का, दूसरा में गांधी जी गए और भागे। क्यों भागे थे? कारण है ना, क्योंकि जो PM थे उस समय रेमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो दलित लोग हैं, जैसे 1909 में आप याद कीजिए मुस्लिमों को अलग क्षेत्र दिया गया, उसी तरह दलितों को अलग क्षेत्र दे रहा था। उसे सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं। संप्रदाय यानी कि सांप्रदायिकता के आधार पर बांटा जा रहा था भारत को, जो गांधी जी को स्वीकार नहीं था, इसलिए गांधी जी भाग गए। लेकिन तीसरा गोलमेज सम्मेलन करके जो PM उस समय इंग्लैंड का था मैकडोनाल्ड, उसने क्या किया, हरिजन यानी दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया, जो नेतृत्व कर रहे थे भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर कह रहे थे कि हिंदू धर्म में मुझे बहुत सताया जाता है, इसलिए हमें भी पावर मिलना चाहिए जैसे मुस्लिम को मिला।
और लास्ट में वही हुआ। 1932 में दलितों के लिए यानी हरिजनों के लिए पीएम रेमजे मैकडोनाल्ड ने एक बिल पास किया, एक निर्णय दे दिया, जिसे पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण हुआ। यानी कहा गया कि कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर सिर्फ दलित लोग खड़े होंगे, दलित लोग ही वोट देंगे। इसे सांप्रदायिक पंचायत कहा गया। इस बात को गांधी जी नहीं माने, इसलिए गांधी जी तीसरे गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए। यही कारण था कि गांधी जी उसके बाद फिर से वापस आने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिए। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी चालू कर दिया तो फिर से वहां से फोन आया रेमजे मैकडोनाल्ड का वाइसराय लॉर्ड इरविन को कि भैया ये बूढ़ा का क्या हल करोगे, क्या करना है। तो उन्होंने कहा भाई इसको जेल में बंद कर दीजिए। तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी बंद थे पूना के जेल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड के समय, यानी कि जब ये पारित हुआ तो गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया। कहा अब हम भूखे प्यासे रहेंगे, मर जाए तो मर जाए लेकिन नहीं खाएंगे, देश का बंटवारा नहीं होने देंगे। ये तो सोच लीजिए अगर ये चीज हो गया होता ना तो एक और देश बनता जो दलित देश के नाम से होता, जैसे पाकिस्तान बना वैसे ही। क्योंकि वहीं जहाँ जहाँ दलित होते वहाँ का नेता दलित, वहाँ के लोग दलित को वोट देते, दलित ही वोट देता, दलित ही नेता होता, तो वो क्षेत्र भी कट जाता ना भारत से आज़ादी के टाइम। लेकिन गांधी जी ने बचाया और लोग कहते हैं कि विभाजन के जिम्मेदार गांधी जी है। गांधी जी उस समय थे ही नहीं 1909 में, नहीं तो वो भी नहीं होता। तो देखिए कहानी में ट्विस्ट क्या हुआ। तो पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? दलित वर्ग से। क्या है पूना पैक्ट? तो बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य समझौता हुआ पूना में। पूना में जेल में गांधी जी एकदम आमरण अनशन पे थे, मरने पे थे लगे। तो सब लोगों ने अम्बेडकर को समझाया कि भैया गांधी है वो बूढ़ा नहीं मानेगा, जाओ बात करो। तब गांधी जी और अम्बेडकर के बीच बात हुई और बड़ी तगड़ी बात हुई। तो गांधी जी ने कहा देखो मैं तुम्हें दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दो चीज होता है, एक होता है मतलब इतना क्षेत्र हम आपको दे दिए, अब ये पूरा क्षेत्र दलित का, दलित लोग हैं, दलित हैं, तो एक दिन यही देश बन जाएगा। लेकिन गांधी जी होशियार थे, उन्होंने कहा देखो ऐसे नहीं देंगे, एगो यहाँ देंगे, एगो यहाँ देंगे, एगो यहाँ देंगे, एगो यहाँ देंगे, ऐसे देंगे। तो ऐसे ही दिया गया। तो गांधी जी ऐसे दिए जबकि अंग्रेज ऐसे दिया था। तो बताइए कौन सही आदमी है? गांधी जी है ना, बचा लिए। आज भी दलित लोग हमारे साथ हैं भारत में। तो दलित संवर्ग का संघ किसने स्थापित किया? बी आर अम्बेडकर ने। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है इतिहास, मजेदार चीज है, अगर आप जानना चाहो तो बहुत मस्त चीज है। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीट दी गई थी? 71, और गांधी जी कर दिए 148। वो दिया था 71, दे दिए 148। कह ले पूरे ऑल इंडिया में 148, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ। और ससुरा क्या क्या था अंग्रेजवा यहीं दे दिया था, भारत को बांट देता फिर से। मान लीजिए इतना दूर, हम एग्जाम्पल के तौर पर है कि इतना दूर दे दिया। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, यह कथन किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर को काफी द्वेष भी हुआ था गांधी जी के कारण, लेकिन क्या करिए गांधी तो गांधी है। इसलिए गांधी बाबा माने जब भीमराव अम्बेडकर माने। और फिर भी देखिए इतना द्वेष होने के बाद भी जब संविधान लिखने की बात आई तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए भीमराव अम्बेडकर को, और गांधी जी की सलाह पे कि नहीं भाई बंदा में दम है, वकील है बंदा, बैरिस्टर वकालत की पढ़ाई करी है, और तो उन्हें भी महत्व दिया गया। तो देखिए हर आज के समाज में देखिए हम किसी से लड़ जाएं, आप किसी से लड़ जाएं तो जीवन भर वो द्वेष रखता है। भाई वैचारिक मतभेद अलग चीज है, आप किसी चीज से सहमत हो सकते हो, मैं किसी चीज से सहमत नहीं हो सकता हूं। इसके चलते पर्सनल लाइफ खराब कर लेना या फिर पर्सनली दुश्मनी लेना कहां तक उत्तरदायी है? दो वकील जब अदालत में लड़ता है ना तो एक मेरे तरफ से एक आपकी तरफ से लड़ेगा, ऐसे जैसे लगेगा मार देगा, लेकिन सुबह बाहर निकलने के बाद दोनों साथ चाय पीता है क्योंकि वो उसका प्रोफेशन है, पेशा है। तो ये चीज हमें समझना होगा कि हमारी लाइफ अलग है और वैचारिक मतभेद अलग है। हो सकता है मुझे चिकन पसंद है, आपको मटन पसंद है, इसका मतलब ये थोड़े कि आप हमसे लड़ जाएंगे इस बात की नहीं तुमको चिकन क्यों नहीं पसंद है, हम लड़ जाए आपसे कि आपको मटन क्यों नहीं पसंद है। वही बात है भाई, आपको चिकन पसंद है आप चिकन खाओ, मुझे मटन पसंद है मैं मटन खा रहा हूँ, अच्छा मुझे ये खाना पसंद है मैं ये खा रहा हूँ, सबको आजादी है, सबको है, फिर सब मिलकर भी रह रहे हैं। ये असली बात है। वर्ष 1932 में वापस लौटते हैं। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत। देखिए गांधी जी को समझ आ गया था कि भीमराव अम्बेडकर बहुत होशियार बन रहे हैं, दलितों का नेता कह रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि ठीक है भाई दलित को हम अपने में ले आते हैं। तो 1932 में पूना पैक्ट के बाद गांधी ने ऑल इंडिया दलित लीग स्थापित कर दिया, एक तरह से छुआछूत लीग स्थापित कर दिया, और उसका नाम
बदला, किसका नाम बदल दिया? दलितों का नाम बदल दिया, उसको कहा भाई क्या है, हरिजन सेवक संघ कर दिया। कहा हरिजन है, आप हरिजन है, हरि का मतलब होता है ईश्वर, भगवान विष्णु, हरि का डायरेक्ट जन है, आप हरि द्वारा लाए गए जन है, इनका आप तो ईश्वर है, भगवान है। गांधी ने क्या कहा, एक हरिजन को बुलाया, एक दलित को बुलाया, कहा देख भाई इधर आओ, एक बात बताओ, तुम्हें सब छुआछूत में मानता है कि अगर तुम किसी को छू देते तो कहता है छुआ गया छुआ गया। एक बात बताओ, अगर हम बिजली का ट्रांसफार्मर लगा दें, अगर उसमें कोई व्यक्ति सटता है तो जल जाता है, तो बड़ा कौन हुआ? ट्रांसफार्मर। तो अगर कोई उच्च कास्ट का आदमी या उच्च होशियार आदमी तुम में सट गया, अगर वो छुआ जाता है तो बड़ा तो तुम न हो, क्योंकि तुम्हारे सटने से वो छुआ गया, इसका मतलब तुम्हारा ओहदा बड़ा है। बात समझ रहे हैं आप? अगर तुमने उसको छुआ और वो छुआ गया तो तुम छुआछूत थोड़े है, तुम तो महान आदमी है। अगर वो अच्छा होता तो उसके छूने से तुम अच्छा हो जाता। कहा वाह गांधी जी आप बहुत महान आदमी है, हम लोग तो हरि के डायरेक्ट भगवान ने हमको जन्म दिया। उस दिन से हरिजन लोग अंबेडकर छोड़कर गांधी जी के भक्त हो गए। भाई गजब के आदमी थे। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना करी? हरिजन सेवक संघ। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। दलित समुदाय को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया? महात्मा गांधी ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। अच्छा ये तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। 28 प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन। चलिए फटाफट देख लेते हैं, अब लास्ट ही है शायद, एक दो और चैप्टर होंगे, खत्म हो गया, आजाद होगा भारत। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ? 1937 में, यानी 1935 में चुनाव कराया गया था, 1937 में चुनाव फाइनल हुआ। तो हुआ क्या? वर्ष 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5, यानी कुल 11 प्रांत में चुनाव हुए। 8 प्रांत में सरकार बनाई कांग्रेस ने। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। यानी कुल 11 में 8 में तो सीधे सीधे सरकार बना ली कांग्रेस, बची कितनी? 3। तो पंजाब में गई मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी, बंगाल में गई कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग, ठीक है, मिलकर संयुक्त सरकार का गठन कर दिया। तो इस तरह से 8 3 कितना हो गया? 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया? 28 माह तक। देखिए चुनाव भी हुआ 1935 के एक्ट के तहत, ये अंतिम एक्ट था भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें बहुत बड़े बदलाव हुए थे भारत में। 37 में चुनाव हुआ प्रांतों में, प्रांत के सब हेड भी बन गए। 11 प्रांत में हमारे स्वदेश के लोग नेता बने, अध्यक्ष बने, प्रधानमंत्री उसमें हुआ करते थे प्रांतों के। 28 माह तक सरकार चली। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर यानी गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया? त्रिपुरी अधिवेशन 1939। देखिए पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किए थे गांधी जी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस काफी यंग लीडर थे, काफी अट्रैक्टिव थे, इन्होंने जीत लिया। तो गांधी जी को थोड़ा ठीक नहीं लगा, लेकिन इस बात को समझ गए तो सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद जगह खाली हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना और सुभाष चंद्र बोस वहां से निकल गए कांग्रेस के सिस्टम से, और उन्होंने अपना एक, कांग्रेस छोड़ने के बाद अपना एक संस्थान बनाया, एक संगठन बनाया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं 1939 में। देखिए गांधी जी के साथ इनका भी अनबन हुआ, लेकिन ये बंदा फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित करके सिंगापुर चले गए। फिर भी वहां से जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से स्टार्ट हुआ था, तो रेडियो पे इन्होंने ही बात किया था गांधी जी से, और उन्होंने ही कहा था बापू हमारे आपके बीच चलते रहेगा, तनाव मत लीजिए, आप लड़िए अच्छे से, हम भी आ रहे हैं सेना लेकर के। क्या आदमी था यार, देखिए कैसी आज़ादी मिली हम लोग को। लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। अब देखिए लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा गांधी जी को, देखिए ऐसा
है कि द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोग का साथ दीजिए तो हम लोग आपकी मदद करेंगे। बोला कि नहीं नहीं नहीं, 1914 में भी हम साथ दिए थे बाबू, 1915 में प्रथम विश्व युद्ध में तुमने दिया क्या, रॉलटैक्स दिया, जलियांवाला बाग दिया, बेटा धोखा दे चुके हो, अब नहीं होगा, नहीं मानेंगे ये सब। और तब इसलिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी आरएसपी, संस्थापक योगेश चंद्र चटर्जी, मार्च 1940। उसके बाद उद्देश्य अंग्रेजों की शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकलकर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री। देखिए असम का प्रधानमंत्री बना मोहम्मद सादुल्ला, उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, आप हैरान मत होइए। प्रांत के प्रधानमंत्री बने तो बिहार के बने श्री कृष्ण सिंह, बंगाल का फजलुल हक, उड़ीसा का बीएन दास, ये सब कांग्रेस के थे कुल। उसके बाद नीचे देखिए पंजाब का सिकंदर हयात खान और सिंध का अल्लाह बख्श, इस तरह से सारे के सारे बने। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक बने जयप्रकाश नारायण। अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक 1934 में कौन बने, जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक भी जयप्रकाश नारायण बने, जिन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण जेपी को लोकनायक, लोगों का नायक यानी हीरो कहा जाता था। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन थे, रफी अहमद किदवई। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई पटना में वर्ष 1934 में। अब आइए जानते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में। संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। स्थापना हुई 3 मई 1939 मुकुर उन्नाव में। उद्देश्य सभी साम्राज्यवाद विरोध शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। अन्य सदस्य थे देवव्रत विश्वास, विश्वभंबर दयाल त्रिपाठी और स्वामी सहजानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिया है वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव विधानसभाओं हेतु कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस ने 707 सीटें प्राप्त करी थी। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आगे बढ़ते हैं। चलिए द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग और व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद हो जाएगी आजादी। चलिए बहुत अंतिम मोड़ पे हम लोग हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, 1 सितंबर 1939। देख लो था स्ट्रीमिंग थोड़ा अच्छे से चल रही है, बिल्कुल अच्छी चल रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया, 17 अक्टूबर 1939। अब देखिए यहाँ खेला हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने, जो कि 1937 में चुनाव हुआ था, तो सब राज्य के कुछ कुछ क्षेत्रों के प्रधानमंत्री बने, उनसे बिना पूछे हुए पूरे भारतीयों को समेट के युद्ध में झोंक दिया। इस बात से गुस्सा होकर के ये लोग इस्तीफा दे दिए थे। देखिए कहानी यही है। राज्य भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडल में 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दिया। तो ऐसे भी 11 में 8 कांग्रेस जीती थी, मुस्लिम लीग जीत नहीं पाया था, तो मुस्लिम लीग को लगा चलो अच्छा हुआ हम नहीं जीते, तो सब इस्तीफे दे दिया। तो कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। उसको लगा कि भाई अच्छा हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग हमेशा से चाहता था कि कांग्रेस की बराबरी करे, जो कि कभी हुआ नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई, मोहम्मद इकबाल के लिए। देखिए 1930 में ही मोहम्मद इकबाल नाम का एक व्यक्ति था, जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत भी लिखा। इन्होंने ही पाकिस्तान की मांग की बात करी और 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा हुआ, चौधरी रहमत अली के द्वारा। चौधरी रहमत अली, चूतिया लोग ऐसे ही करते हैं। सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग हुई, मोहम्मद इकबाल के लिए, और पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली, चूतिया रहमत अली था। छोड़िए, इसी सब चूतियों के कारण देश का बंटवारा हो गया। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग करी गई। तो ये जो मुस्लिम लीग का हर साल सेशन होता था, उसमें 1940 में लाहौर में हुआ, जहाँ अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कर दी।
मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग हुई? लाहौर अधिवेशन 1940। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार किया गया? सिकंदर हयात खां द्वारा, ये चुतियप्पा था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च 1943 को। तो देखिए धीरे धीरे इन लोगों ने एक देश ही बना लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्या है? ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 8 अगस्त 1940। कांग्रेस के सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार किया गया था। इस प्रस्ताव में यही था कि आप लोग हमको द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दीजिए, हम जीतेंगे तो आप लोग को सोचेंगे कि आपकी सफल स्वतंत्रता दें कि नहीं दें, क्या करें, आपकी मदद करेंगे। बोला ना 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 ना, अब मदद उधर मत करो दोस्त, अगर देना है तो आज़ादी दो, तब साथ देंगे। तो ये नहीं हुआ, इसलिए अगस्त प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। तो गांधी जी को लगा कि भैया अंग्रेज कमजोर है, हमसे माफी मांग रहा है, हमसे खुद कुल मिला के कह रहा है कि हमारा साथ दीजिए, कुहर रहा है, तो चलो इसके जले पे नमक छिड़क देते हैं और मार देते हैं हथौड़ा, लोहा गर्म है। तो गांधी जी ने स्टार्ट किया व्यक्तिगत सत्याग्रह। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य था अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध। यह था अगस्त प्रस्ताव। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता थे महात्मा गांधी। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे, द्वितीय थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी कौन थे? द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, पहला विनोबा भावे। नेहरू एक राष्ट्रभक्त थे जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। ये किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने। नेहरू राष्ट्रभक्त थे और मोहम्मद जिन्ना एक राजनीतिज्ञ थे। महत्वपूर्ण घटनाक्रम देख लीजिए। साइमन कमीशन के समय गवर्नर लॉर्ड इरविन था। सांप्रदायिक पंचटार लॉर्ड वेलिंगटन थे। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो। क्रिप्सन मिशन भी लॉर्ड लिथगो। बेबल योजना लॉर्ड बेबल। कैबिनेट मिशन लॉर्ड बेबल और माउंटबेटन योजना माउंटबेटन और बाल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन लाया। यहाँ पर भारत को आज़ादी मिली 1947 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीचे देख लेते हैं। एक फैक्ट है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गांधी जी द्वारा किया गया था तथा सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा करी गई थी। यही क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला टॉपिक, क्रिप्स प्रस्ताव एवं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत में स्वशासन की स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब हुई? मार्च 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से बात करने तो मार्च 1942 में भेजा गया। देखिए तब तक विश्व में भी काफी प्रचार हो चुका था और पूरे देश के लोग, विश्व के लोग भी चाहते थे कि भारत जैसे अच्छे देश को क्यों गुलाम करके रखें, आप उसे आज़ादी दीजिए। इसलिए आजादी के लिए क्रिप्सन मिशन आया भारत 1942 में। क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या थे? युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा मिलेगा, भारतीयों को अपने संविधान निर्माण करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद संविधान निर्माण परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी राजवारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार नहीं करना चाहता है तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को ना स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। मतलब बड़ा अच्छा बात क्रिप्स मिशन में आया, है ना। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगी। ये तमाम तरह की अच्छी गोल बातें 1942 में थे। लेकिन इन लोगों को लगा कि भाई अंग्रेज इतना झुक रहा है, इसका मतलब लोहा गर्म है। तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव कहां पारित हुआ? वर्धा में। तो वर्धा ये वही जगह है मुंबई महाराष्ट्र का जहां गांधी जी का आश्रम था। भारत छोड़ो आंदोलन किस नेतृत्व में संचालन किया? किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अब भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्टार्ट तो हुआ। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक के मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। कुछ संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को, देखिए प्रस्ताव लाया 7 अगस्त को, पास हुआ 8 अगस्त को, यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई।
अब 9 अगस्त को ये सुबह सुबह आंदोलन शुरू हुआ, 8 अगस्त को पारित हुआ, 9 को शुरू हुआ, 7 को प्रस्ताव आया, 8 को पारित हुआ, 9 को आंदोलन शुरू हुआ। 8 तारीख की रात में सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो के तहत। अंग्रेजों को पता चल जाता था, अपने में ही चूतिया होता है, नहीं जानते हैं। एक कहावत है, दर्द तो अपने ही देते हैं वरना गैरों को क्या पता दर्द कहाँ कहाँ से होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, जबकि करो या मरो नारे का वास्तविक जनक यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार का नाम था लुई फिशर। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी से समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से। सारे नेताओं को उठा लिया, लगा कि नेता खत्म हो जाएंगे तो जनता ऐसे ही भाग जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी को गिरफ्तार करके कहां रखा गया? आगा खां पैलेस पूना में, एक पैलेस था, नजरबंद कर दिया गया, जेल में नहीं रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया? जयप्रकाश नारायण। इन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया और दीपावली का दिन था, ये बंदा भाग गया जेल की दीवार फान के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1982 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जिले में रखा गया। पटना के बांकीपुर में ये 3 नेता बहुत प्रमुख थे। पटना के बांकीपुर में गए राजेंद्र प्रसाद, हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण और आगा खां पैलेस में हमारे गांधी बाबा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुण अशफाक अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया। उषा में देखिए हुआ क्या, जब 9 तारीख को सुबह जब लोग पहुंचे आंदोलन के लिए तो पता चला गांधी जी गायब है, जयप्रकाश नारायण गायब है, सब प्रमुख नेता गायब है। तो लोगों को लगा कि ससुरा कहीं ऐसा तो नहीं कि रातिया में पैसा दे दिया, सबको सब मिल गया, जैसे गांव में होता है कि उफलनमा नया लो भाई, इसका मतलब है कि वो मिल गया है। लोग में निराशा होने लगी। लेकिन उषा मेहता थी, वो रेडियो चलाती थी, गुप्त रेडियो। तुरंत रेडियो पे बोली कि भाइयों हमारे सभी नेता गिरफ्तार हो गए हैं, बापू को रखा गया है आगा खां पैलेस में, हजारीबाग जेल में रखा गया है, जयप्रकाश नारायण को, राजेंद्र प्रसाद को रखा गया है भैया बांकीपुर जेल पटना में। आप लोग डटे रहिए, आंदोलन करते रहिए, इस बार हमारी जीत होगी। पूरा माहौल बन गया और फिर तो खतरनाक हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई? चीतू पांडे बलिया यूपी में कहा कि अब हम सरकार हैं, आई एम द सरकार, आई एम द स्टेट। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दे दी, कहा कि ये गलत बात है, ये सब आंदोलन क्यों कर रहे हैं, एक तो दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड पिटा रहा है उधर। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथीय चेक, पोस्ट डेट चेक की संज्ञा दी। महात्मा गांधी ने कहा देखो भाई, जो क्रिप्सन मिशन में तुम गोल गोल बात कर रहे हो, ये सब डेड हो गया बात, अब हमको आज़ादी चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो, निकलो यहां से। चलिए, आजाद हिंद फौज, बेबल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह, इसको फटाफट देख लेते हैं। चलिए, आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया? वर्ष 1942 में। आजाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया? मोहन सिंह। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत को अस्थायी सेना गठन कहां पर किया? सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आजाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम से क्रमशः सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड रखा गया। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार द्वीप सौंपा गया? जापान द्वारा। क्योंकि जापान, अंडमान निकोबार द्वीप जो आज हम लोगों का हिस्सा है वो हमारा नहीं था, है ना, एक्चुअल में जापान के कब्जे में था और जापान ने गिफ्ट में दे दिया सुभाष चंद्र बोस को। बताइए सुभाष चंद्र बोस कितने महान व्यक्ति थे। जर्मनी में हिटलर के साथ मिल गए, वहां भारतीय सैनिक को छुड़ाया, जापान में ट्रेनिंग दी। जापान भी चाहता था कि इंग्लैंड पिटा जाए, इसीलिए जापान सुभाष चंद्र बोस के माध्यम से अंग्रेजों को मारने के लिए पूरी सेना व्यवस्था, यहाँ तक कि द्वीप भी गिफ्ट में दे दिया सुभाष चंद्र बोस को। क्या गजब बात थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान निकोबार तथा नया नामकरण किया गया, जिसे शहीद द्वीप या स्वराज द्वीप कहा जाता है। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद फौज का
रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, देखिए 1939 में लड़ने के बाद भी, मनमुटाव होने के बाद भी इन्होंने फोन पे कहा, राष्ट्रपिता, भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। देखिए ये होता है बेटा, देश का लोग आशीर्वाद मांगे सिंगापुर से रेडियो पे, कहे आप खड़े रहिए मैं आ रहा हूँ, पूरी सेना लेके कूद गए दिल्ली और हिला दिया पकड़ के। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने ही कहा, दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सभी भारतीय लोगों को कहा, अपनी सेना को, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया, कहा ये देश के हीरो है, नायक है। महात्मा गांधी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई। क्या बात है। महात्मा गांधी ने कहा कि भैया ये देशभक्तों का देशभक्त है। वर्ष 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया? आजाद हिंद फौज पर। तो आजाद हिंद फौज दिल्ली कूद गई, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय के रास्ते होते हुए पहुंची दिल्ली। दिल्ली में अंग्रेजों को कूटना शुरू कर दिया। फिर बाद में ये सारे आज़ाद हिंद फौज को पकड़ के लाल किला में बंद करके मुकदमा चलाया गया। तो देखिए वही गांधी जी जवाहरलाल नेहरू को बोले कि ये सब सही आदमी है, इसको छुड़वाओ। तो जवाहरलाल नेहरू खुद वकील बन करके इसको डिफेंस किए और सारे आज़ाद हिंद फौज को छुड़वाए। वो तो एक जहाज क्रैश में हमारे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, वरना बहुत कुछ और हो सकता था। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों को प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो एवं शहनवाज खान को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। किस वायसराय के द्वारा आजाद हिंद फौज को अभियुक्त को क्षमा कर दिया गया? लॉर्ड बेवेल ने इसे क्षमा कर दिया, लेकिन ऐसे थोड़े क्षमा किया, सब मिल के लड़ा था भाई। वर्ष 1944 में CR फॉर्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा। भारतीय राजनीति गतिरोध को दूर करने के लिए बेबेल योजना प्रस्तुत की गई 14 जून 1945 को। बेबेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के को लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। चलिए, आजाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आजाद हिंद फौज के बचाव समिति का अध्यक्ष थे भूलाभाई देसाई। बचाव समिति, देख रहे हैं, बचाव करने लगे। आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर 1945। शाही नौसेना विद्रोह, तो नौसेना भी विद्रोह कर दिया था। 18 से 23 फरवरी 1946 के बीच रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बंबई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया। सैनिकों की मांग में यह भी थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, रिहा किया जाए। देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया और पटेल व जिन्ना ने आत्मसमर्पण की सलाह दी और विद्रोह ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। तो धीरे धीरे देखिए, जब आप अच्छा करते हैं ना तो पूरी कायनात आपको मिलाने लगती है। ये बात किसी शायर ने कहा, कवि ने कहा कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने लगती है। चलिए लास्ट पॉइंट है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक राष्ट्र बन गया। चलिए अब ये लास्ट है, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन, है ना। उसके बाद भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता के बाद बात खत्म हो जाएगा। चलिए, कैबिनेट मिशन, स्वतंत्र संविधान सभा, अंतिम सरकार का गठन, इस पेज को करते हैं क्लियर फटाक से, उसका लास्ट पेज को खत्म करेंगे। चलिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली लेबर पार्टी द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया था? कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन मतलब, अब कैबिनेट मतलब मंत्री बनाएंगे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई तथा इसमें 2 अन्य सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ठीक है, पैथिक लॉरेंस, है ना, AB अलेक्जेंडर, है ना, और क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग थे। क्रिप्स। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद।
कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल, कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया? महात्मा गांधी द्वारा। तो कैबिनेट मिशन क्यों आया? कैबिनेट मिशन आया कि भैया प्रोविजनल गवर्नमेंट, जैसे कि हम लोग मैट्रिक इंटर पास करते हैं तो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है और 2 साल बाद ओरिजिनल मिलता है। तो अंग्रेजों ने कहा देखिए हम आपको आज़ादी दे देंगे, लेकिन एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना के पहले आप चला लीजिए और अपना एक संविधान बना लीजिए और फिर आप पूरी तरह से आज़ाद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन का प्रमुख प्रावधान, भारत की एकता बनाए रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया जाए। देखिए इतना अच्छा कैबिनेट मिशन था। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतों को शामिल होगी और संविधान सभा का गठन किया जाए जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देसी रियासतों को प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। तो कहा एक देश बनाएंगे, एक संविधान बनाएंगे और सबको संगठित करेंगे। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत करने के लिए गांधी जी ने कहाँ गए थे? नौवाखली। देखिए क्या हुआ, जैसे ही कैबिनेट मिशन ने कहा कि एक संघ होगा, यानी कि कोई भी पाकिस्तान नहीं बनेगा, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना चूतिया पकड़ा गया और सारे मुस्लिम को कहा कि भाई अब हिंसा करो, अब कुछ भी नहीं है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस करो, डायरेक्ट एक्शन, मारो काटो जहां भी हिंदू मिल जाए। तो हिंसक घटनाओं का पूरा हिंसक घटना होने लगी। नौवाखली जो वर्तमान बांग्लादेश में उस समय बंगाल का हिस्सा था, पूर्वी बंगाल का, नौवाखली में हिंदू मुस्लिम में राइट हो गए, 10,000 हिंदुओं को मुसलमानों ने काट दिया। वहीं गांधी जी गए, कहे ये सब आप क्या कर रहे हैं? पूरा देश में अफरा तफरी का माहौल मच गया था क्योंकि मुस्लिम लीग को अलग देश चाहिए था और कैबिनेट मिशन ने साफ मना कर दिया, लेकिन स्थिति भयावह होने लगी। नौवाखली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? वन मैन बाउंड्री फोर्स। अब पूरी पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में इतनी मार हो रही थी, काट हो रही थी, पूरा सांप्रदायिक दंगा हो रहा था, इंग्लैंड की सेना भी उसे रोक नहीं पा रही थी, यानी अंग्रेज सेना। लेकिन गांधी जी जब पहुंचे तो सब लोग रुके, इसलिए उन्होंने कहा 1 मैन बाउंड्री फोर्स, तो एक आदमी पूरे फोर्स के बराबर है। वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा से होगी? महात्मा गांधी द्वारा। संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत हुआ? कैबिनेट मिशन। अब चारों तरफ देश में अफरा तफरी का माहौल हो गया, तो लास्ट में विभाजन होना तय है। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा द्वारा चुनाव हुए, जिनमें प्रांतों के लिए 296 सदस्य, कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 77 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ? 9 दिसंबर 1946, जिसके पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा बैठक 11 दिसंबर, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र बाबू बने। ये बहुत बार पूछा गया है। वायसराय बेबल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया? तो जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए? 26 अक्टूबर 1946 को। अंतिम सरकार का मंत्रिमंडल देख लीजिए, प्रोविजनल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं कि अभी भाई चला लो, खेल लो थोड़ा सा, फिर परमानेंट गवर्नमेंट बनेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू बने कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, अभी भी अध्यक्ष था अंग्रेजी में, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले, वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण, बलदेव सिंह रक्षा, जॉन मथाई उद्योग, राजगोपालचारी शिक्षा, CH भाभा कार्य, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, अशफा अली रेलवे, जगजीवन राम श्रम और लियाकत अली वित्त विभाग को संभाले। अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी सजा दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट टॉपिक है हम लोगों का, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत को छोड़ने की घोषणा की गई? क्लीमेंट एटली द्वारा। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में था विंस्टन चर्चिल, फिर क्या हुआ, इंग्लैंड में चुनाव हुआ तो बना क्लीमेंट एटली जो भारतीय समर्थक थे, तो इन्होंने कहा कि हम 48 से पहले भारत को छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड बेवेल के स्थान पर किसे वायसराय भेजा? लॉर्ड माउंटबेटन को। अब आता है बेवेल की जगह बेटन। माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना प्रस्तुत की गई 3 जून 1947 को। किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना का प्रमुख प्रावधान क्या था?
पंजाब, बंगाल, हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्य की अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं हो। विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियन स्टेट भारत और पाकिस्तान तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। पहले तो सोच रहे थे कि ये भी विभाजन ना हो, लेकिन स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि विभाजन करना ही उचित लगा और फिर ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद बताया जैसे असम का क्षेत्र थोड़ा मुस्लिम बहुल इलाका था, तो मुस्लिम लीग चाहता था कि असम आ जाए पाकिस्तान में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन का गठन किया गया कि जो भी राज्य जहां जिस तरह का जाना चाहता है उस चीज़ों को क्लियर होगा। भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने करी थी? सिरिल रेडक्लिफ ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? दिल्ली अधिवेशन। भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, कहा ये विभाजन बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिक्की वर्ड प्लान तैयार किया था, जिसे नेहरू ने यह कहते हुए और स्वीकार कर दिया कि यह योजना भारत के बालनीकरण को आमंत्रित करेगी, इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना की स्वीकृति प्रदान मिली? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो 15 अगस्त 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक 2 भागों में बांट दिया जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। कहा भैया अभी आप दोनों नए नए देश हैं, लड़ झगड़ जाएंगे, इसलिए अमेरिका। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्य का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारतीय राजवारों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता, उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी। जब लॉर्ड माउंटबेटन चले गए तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी को बनाया गया, क्योंकि 47 से लेकर के 49 तक तो रहना है, उसके बाद ना संविधान लागू हुआ तो आप राष्ट्रपति बन गए। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया? गांधी। इन्होंने नहीं भाग लिया, ये दंगा शांत कर रहे थे बेचारे। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इनकलाब द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा, इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया? MS सुब्बलक्ष्मी द्वारा। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? गवर्नर जनरल के द्वारा। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का अध्यक्ष GB मावलंकर बने। चलिए अंतिम पॉइंट है, गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से एक प्रकाश गायब हो गया। तो दोस्तों ये होता है द एंड। तो महेश कुमार बर्नवाल सर की किताब का मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट एंड हो जाता है। अब मिडाइवल और एंशिएंट बच गया, प्राचीन और मध्यकालीन, साथ ही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यानी हिस्ट्री कंप्लीट करके फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी ये पूरी किताब को हम कवर करा देंगे। यदि आप चाहते हैं कि ये सारे वीडियो आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं मेरे लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।